आइए साथियों, हम लोग आज चर्चा करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, बुकोज रिले एक सुरक्षा रिले है, बात तो सही है। इसका उपयोग हम लोग कैसे ट्रांसफार्मर में करते हैं? जिस ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग आपने किया है, यानी जिसके कोर को आपने तेल के अंदर टैंक में डुबो करके रखा है। तो बुकोज रिले किस परिस्थिति में काम नहीं करेगा? तो आइए जरा हम बेसिक बातों को समझते हैं। ये मेरा बुकोज रिले है, इस तरफ मेरा क्या होता है? कंजर्वेटर होता है, और इधर मेरी क्या होती है? मेन टैंक होती है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच कौन जुड़ा रहता है? बुकोज रिले। बुकोज रिले में दो फ्लोटिंग स्विच हैं, अपर एंड लोअर। उसके बाद आप जानते हैं, जैसे ही मेरी तेल लॉसेस के कारण गर्म होती हैं तो निश्चित रूप से बुलबुला उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लू गैसेस आपकी उत्पन्न होती हैं। और उन गैस का प्रवाह जब आपका होने लगता है तो उसके प्रेशर से क्या होती है साहब? ये हमारी लोअर लेयर का कनेक्शन बनता है, यानी जैसे ही यहां पर स्ट्राइक किया तुरंत आपकी क्या होती है? अलार्म बजने लगती है। फिर जब और बढ़ता है मेरा हीट, लॉसेस ज्यादा होने लगा, तब फिर आपकी क्या होती है साहब? ट्रिपिंग कॉइल को यह क्या कराता है? ट्रिप करा देता है। परिणाम हुई, अलार्म बजाने के बाद ये पता चलता है कि आंतरिक फॉल्ट हो रहा है। जब वो एक्सेस होने लगता है तो फिर क्या होती है? आपकी मेन सप्लाई से संपर्क इसका टूट जाता है, सेफ रह जाती है। और उधर कंजर्वेटर आपके इस तेल के लेवल को क्या करता है? एडजस्ट करने का काम करता है। तो समान रूप से बातें ये है कि हमारी बुकोज रिले, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बुकोज रिले सबसे पहली बात है गैस प्रचालित रिले है। क्या साहब? गैस प्रचालित रिले है। दूसरे नंबर में साहब यह आंतरिक फॉल्ट से क्या करती है? इनसिपिएंट फॉल्ट से, आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये 500 केवीए से ज्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है, रेटिंग के ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होती है। और विद्यार्थी जी याद रखिएगा, कहां लगाते हैं? मेन टैंक एवं कंजर्वेटर के बीच लगाया जाता है। इतनी सारी तो इसकी विशेषता थी। आइए अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उस पर आते हैं। एक मिनट, हो गया? मेन टैंक एवं कंजर्वेटर के बीच लगाया जाता है। मेन टैंक एवं कंजर्वेटर के बीच लगाया जाता है। आइए जरा, क्वेश्चन कह रहा है किस परिस्थिति में काम नहीं करेगा? दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर गैस का बुलबुला बनता है। गैस का बुलबुला बनेगा तो मेन टैंक से कंजर्वेटर जाने लगेगा, रास्ते में धक्का लगाएगा, दबाव बनेगा, काम करेगा। ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन नहीं होता है। अब देखिए, तेल का स्तर जब गिरेगा तो बफल प्लेट का संचालन हमारा स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? नहीं होगा। तेल का लेवल गिर गया, मेन टैंक से ऊपर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ट्रांसफार्मर का तेल संरक्षण टैंक से मुख तक तेजी से बहता है। तेल बहेगा तेजी से तो चलेगा ही, प्रेशर बनेगा तो काम करेगा ही। ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है। ये भी बात क्या है? गलत बात है ना जी। तब कह रहा है कि तेल का स्तर गिर रहा है, तेल स्तर गिरा तो बफल प्लेट कैसे चलेगा? चलवे नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर कह रहा स्तर गिरता है तो बफल प्लेट नहीं चलता है। तो किस परिस्थिति में यह काम नहीं करेगा? क्या सही उत्तर होगा विद्यार्थी? सही उत्तर किसको लेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर
यहां पर देख लीजिए, बफल प्लेट नहीं चलेगा, ट्रांसफार्मर का तेल स्तर गिरता है तो बफल प्लेट नहीं चलता है। बफल प्लेट नहीं चलता है तो बात तो सही है ना, ये कह रहा है चलने लगता है, ये गलत है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, टेस्ट अपलोड हो जाएगा। कौन सा ट्रांसफार्मर को फेरोजोनेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं? फेरोजोनेंट जो है ना साथियों, ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। यह जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? टैंक सर्किट में करते हैं। कहां करते हैं? टैंक सर्किट में करते हैं। अब ये टैंक सर्किट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? पानी वाला टंकी वाला सर्किट। इसका मतलब है आपके एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एम्प्लीफिकेशन के लिए, ऑसिलेशन के लिए, समझ गए? इन दोनों कामों के लिए हम लोगों को सर्किट लेना पड़ता है, इंडक्टर कैपेसिटर का पैरेलल वाला। इस तरह का सर्किट लगा करके तब हम ऑसिलेटर सबको क्या करते हैं? उसके काम की प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित कर पाते हैं। वैसे जगह पर प्रॉपर तरीके से काम कराने के लिए हमको कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, और उस समय जो हम ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं वह ट्रांसफार्मर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। और इस कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को ही हम क्या कहते हैं? फेरोजोनेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के लिए हम लोग विशेष रूप से इसका प्रयोग किया करते हैं। आंसर होगा साथियों ए नंबर। टैंक सर्किट बायसिंग सर्किट के रूप में काम करती है, हमारे सर्किट को पूरा बनाने का प्रयास करती है। इसके बिना आपका ऑसिलेटर, इसके बिना आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर, समझ गए, फीडबैक एम्पलीफायर, ये सब की फंक्शन सही तरीके से। चलिए सरकार आगे बढ़े। विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रकार है जिसका आकार कितने का है? 25 केवीए का है। तो साहब 25 केवीए तक का जो मेरा ट्रांसफार्मर है, इसको हम कैसा कूलिंग देते हैं जी? साहब नेचुरल कूलिंग होता है। नेचुरल कूलिंग का मतलब क्या है? सूखा कूलिंग, ड्राई कूलिंग, है ना? क्या होता है? सूखा कूलिंग, ड्राई कूलिंग, यानी आपका ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। इसके टैंक में ऑयल भरने का भी जरूरत नहीं है विद्यार्थी। इसीलिए 25 केवीए तक को हम लोग किस रूप में रखते हैं? ड्राई टाइप में रखते हैं। ऑयल का इस्तेमाल हम लोग एमवीए तक करते हैं। ऑयल इमर्ज्ड, ऑयल इमर्ज्ड, तब वाटर कूल्ड, इसका प्रयोग हम लोग 2 MVA से ऊपर के रेंज में करते हैं। यानी तेल में भी डूबा हुआ है और वाटर का पाइप लगा करके भी उसको ठंडा कर रहे हैं। तो ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूल आपका 2 MVA से ऊपर के लिए होता है। ऑयल का इस्तेमाल 2 MVA तक हम लोग, यहां पर MVA है विद्यार्थी जी, 2 MVA, तो उत्तर होगा ड्राई टाइप का, जो कि नेचुरल एयर के माध्यम से कूल होगा साथियों। आगे बढ़े साहब। स्पाइरल कोर जो है सो, कोर की संरचना हम लोग स्पाइरल स्ट्रक्चर की बनाते हैं, वो स्पाइरल कोर है। उसका प्रयोग हम लोग करने से बचते हैं, अब उसका यूज नहीं बराबर होता। एक ट्रांसफार्मर में यदि मीडियम वोल्टेज, माध्यमिक वोल्टेज, माध्यमिक का मतलब है सेकेंडरी, माध्यमिक का मतलब क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से अधिक है, यानी आपका V2 बड़ा है V1 से, स्वाभाविक है N2 बड़ा है N1 से, स्वाभाविक है E2 बड़ा है E1 से, स्वाभाविक है I1 बड़ा है I2 से। ऐसी परिस्थिति में K बड़ा है 1 से, तो क्या करेगा जी? स्टेप अप करेगा।
यानी वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा। तो राइट आंसर क्या दे देंगे साहब, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े साहब जी। ट्रांसफार्मर का इनपुट IA है, आउटपुट की करंट IB है, इनपुट VA है, आउटपुट VB है। क्या संबंध होगा दोस्तों, देखते हैं। आप लोग जानते हैं VA IA बराबर VB IB, यानी KVA किसका, ट्रांसफार्मर A का, और आपका KVA किसका जी, B का। दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। A का मतलब है आपका प्राइमरी भाग है और B का मतलब है सेकेंडरी भाग है। आप सब जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में साथियों क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और पावर, यह दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बढ़ती है वोल्टेज, घटती है वोल्टेज, बढ़ती है करंट, घटती है करंट, ये आप लोग जानते हैं साथियों। तो इसीलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, VA IA बराबर VB IB, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, अभी आपने देखा था इनपुट में हम कम दे रहे हैं, आउटपुट में हमको ज्यादा मिले, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है साहब, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या सही उत्तर होगा, तुलना में आउटपुट वोल्टेज को कम करना, गलत साहब। इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज को आधा करना, ये भी क्या है, गलत है। इनपुट वोल्टेज के समान बनाए रखना, तब तो आपका आइसोलेटिंग हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। किस विद्युत उपकरण में सबसे ज्यादा दक्षता होती है साहब, ट्रांसफार्मर 97 से लेकर के 99% तक होती हैं। बाकी जितनी मशीनें हैं वो 85 से लेकर के 90% के बीच में रहती हैं। बहुत हो गया तो 92 तक पहुंचेगी, क्योंकि इन सभी में एक अतिरिक्त लॉस होता है, और वो अतिरिक्त लॉस आप सभी वैज्ञानिकों को मालूम है, वो आपका फ्रिक्शन लॉस है। कौन सा लॉस है, फ्रिक्शन लॉस। और दूसरा क्या है, विंडेज लॉस। जरा राधे राधे बताओ जरा सा जी, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस को कंबाइंड में क्या कहते हैं, मैकेनिकल लॉस के अंदर आता है। किस लॉस के अंदर आता है, मैकेनिकल लॉस के अंदर या आपका आता है। ये लॉस आपके ट्रांसफार्मर में क्या होती है, जीरो। हमारे ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन और विंडेज के कारण कोई लॉस नहीं होती, इसलिए मेरी इफिशिएंसी क्या होती है, काफी अधिक होती है। इसलिए राइट आंसर किसको लेंगे साहब, ट्रांसफार्मर को लेंगे, जितनी भी मशीनें हैं। और तो आप जानते हैं ट्रांसफार्मर कैसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई गतिशील भाग इसके अंदर नहीं होता है। बाकी ये तीनों सरकार क्या है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है। पढ़े लिखे विद्वानों मुझे छोटी सी बात बता दीजिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन में, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका जो है ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो कौन सा ईएमएफ होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन में कौन सा ईएमएफ होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। कैसा ईएमएफ होगा जी, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और रोटेटिंग में कैसा होगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ये सब भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां मिलेगा, ट्रांसफार्मर में मिलेगा, चोक में मिलेगा, समझ गए, सोलेनॉइड में मिलेगा। लेकिन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके डीसी जनरेटर में मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। आपका कहां मिलेगा, अल्टरनेटर में मिलेगा। इन सभी जगहों पर जो है आपकी रोटेटिंग ईएमएफ मिलेगी, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी। चलिए सरकार आगे बढ़े।
INDUCED, induced. चलिए आगे बढ़ें। पावर ट्रांसफर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा बिल्कुल नहीं बदलती है? आप सब देख रहे हैं, धारा बदलती है, वोल्टेज बदलता है, मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं। और आप सब जानते हैं पावर भी कांस्टेंट होती हैं। फ्रीक्वेंसी और पावर के मान में विद्वानों कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए साहब, पावर ट्रांसफर तो आप लोग समझ ही रहे हैं, काफी बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को स्टेप अप करने का काम करता है, जनरली जनरेटिंग स्टेशन पर इस्तेमाल करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी? याद रखिएगा, 75% से अधिक लोड होने पर। क्या होने पर? अधिक लोड पर इसकी दक्षता क्या होती है? मैक्सिमम होती है साथियों। और आप ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कैसे होता है? लोड पर ही रहता है, कंज्यूमर इससे जुड़ा हुआ नहीं होता है, कंज्यूमर जुड़ा नहीं रहता है। ये आप याद रखेंगे साथियों, हमारे कंज्यूमर का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर, ग्राहक, उपभोक्ता। और यही बात अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर के बारे में रहे तो वो 50% लोड पर क्या करती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी देने का काम करती है साथियों। चलिए सरकार आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफर का अंग नहीं है, ट्रांसफर का भाग नहीं है? स्वाभाविक सी बात है साहब, ऐसे सारी चीजों को देखिए, कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, बुकोज रिले है, मेन टैंक है, बुशिंग है, यहाँ आपका वेंटिलेटिंग डक्ट है, रेडिएटर ठंडा करने के लिए है, कूलिंग फैन ठंडा करने के लिए है, ऑयल पंप तेल भरने के लिए है, यहाँ प्रेशर रिलीज डिवाइस है जो कि आपका क्या करेगा? प्रेशर को साथियों कम करने का काम करेगा। इतनी सारी व्यवस्था, यहाँ पर आपका ब्रीदर लगा हुआ है, समझ गए कि नहीं? ये क्या है? आपका ब्रीदर लगा हुआ है। ये आपका डायल थर्मामीटर है जो इसके साथ टैंक के साथ जुड़ा हुआ है और टैंक के अंदर के तापमान को आपको पढ़ करके बता रहा है। यहाँ ऑयल लेवल गेज है जो कितना तेल आपके कंजर्वेटर में है उसकी मात्रा को बता रहा है। इतना सारा एसेसरीज लगभग आपके ट्रांसफार्मर में रहता है। अब देखिए साहब, है रेडिएटर ठंडा के लिए है, ये थोड़े ना आपका अल्टरनेटर है जो इसको एक्साइटर चाहिए। एक्साइटर कहाँ चाहिए? अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर में एक्साइटर के रूप में कौन सा पदार्थ लेते हैं जी विक्रम कुमार? अल्टरनेटर में एक्साइटर के रूप में कौन सा जनरेटर लेते हैं? डीसी शंट जनरेटर। कौन सा लेते हैं? डीसी शंट जनरेटर लेते हैं। अगर शंट उपलब्ध नहीं है तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर ले लेते हैं। ये दोनों लगभग कांस्टेंट वोल्टेज देता है, इसीलिए कांस्टेंट वोल्टेज हम इसके किसको प्रदान करते हैं? इसके रोटर को साहब देते हैं एक्साइटेशन के लिए, क्योंकि आपके अल्टरनेटर में हमारे स्टेटर में ही आर्मेचर इंस्टॉल की जाती है और रोटर में फील्ड वाइंडिंग होती है। अल्टरनेटर में आपकी चुंबकीय क्षेत्र ही घूमती है और घूमती चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर के आर्मेचर कंडक्टर जो 3 फेज में है उसको काटती है और देन ईएमएफ उत्पन्न होता है और डायरेक्ट उसको 3 फेज में हम लोग रिसीव करते हैं साथियों। ज्यादा अल्टरनेटर, उसमें भी कौन सा अल्टरनेटर? थर्मल प्लांट जी जो है ना अल्टरनेटर का भाग है, वह भाग हमारा इसका नहीं है साथी। ठीक है, आइए साहब आइए साथियों, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की क्षमता। तो सबको याद हो गया होगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? या तो केवीए से, या ज्यादा मान है तो
MVA से। द राइट आंसर होगा MVA। और साथियों सिर्फ ट्रांसफार्मर ही नहीं, अल्टरनेटर की भी क्षमता को हम इसी से व्यक्त करते हैं। ये जो kVAR है यह रिएक्टिव पावर का क्या है साहब, यूनिट है। क्या है, रिएक्टिव पावर का साथियों यूनिट है। आप जानते हैं रिएक्टिव पावर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है जी, Q बराबर तुम पढ़ नहीं रही है तो मेहनत साफ नहीं कर रही है, वो हमको समझ में पकड़ में 1 सेकंड में आ गया। Q बराबर VI साइन फाई, Q बराबर VI साइन फाई। एक परिणामित्र की अर्ध भार पर ताम्र हानि उसके पूर्ण भार ताम्र हानि की तुलना में कितनी होती है। ठीक है, आपका साहब आप जानते हैं टोटल कॉपर लॉस PCU है। क्लियर, PCU को आप W कह लीजिए। कितना कह लीजिए, W कह लीजिए। कितने पर जी, फुल लोड पर। ठीक है, अब आइए जरा हाफ लोड की बात आ रही है तो PCU हाफ लोड पर क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू W, यानी फुल जितना था उसका कितना 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू W। तो कितना हो गया, 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। पहले का कितना हो गया, 1/4 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अगर 2 गुना करते तब 4 गुना बढ़ जाता। आइए साहब, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्वितीयक वाइंडिंग में प्राइमरी से ज्यादा फेरा हो तो फटाफट बताइए। कह रहा है N2 में प्राइमरी से ज्यादा फेरा, यानी N2 बड़ा है N1 से, तो मेरा V2 बड़ा V1 से, तो स्वाभाविक है क्या हो गया, स्टेप अप हो गया साथियों। इसी को स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या काम है, हमारे मेन टैंक में हीट लॉस के कारण जब आपकी तेल गर्म होती है, वाष्पीकृत होती है, वाष्पीकृत होने के बाद उसके आयतन में जो फैलाव आता है, फिर हमारी जगह कम पड़ जाती है, जो हवा है आपके टैंक के अंदर वो ब्रीदर से होकर बाहर निकलने लगेगी और तेल धीरे से क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक में ऊपर जाएगा। यानी तेल को एक स्पेस चाहिए, जगह अगर बढ़ गया तो जगह सेट करने के लिए, घट गया तो फिर सिकुड़ करके टैंक में आने के लिए, बर्बादी ना हो इसीलिए तेल के फैलाव को भी और उसके संकुचन को भी, कॉन्ट्रैक्शन को भी, सिकुड़न को भी कौन साहब नियंत्रित करता है, कंजर्वेटर। उसके साथ कौन जुड़ा रहता है जी, ब्रीदर। कंजर्वेटर पर एक मीटर लगा होता है, कौन सा मीटर है, MOG, मीटर ऑयल गेज, तेल के लेवल को बताता है। स्टार स्टार संयोजित 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, पढ़े लिखे विद्वानों, स्टार स्टार है, 0 का फेज डिफरेंस होगा। स्टार डेल्टा है तो आपका 30 डिग्री का क्या होगा, अंतर होगा। साथियों आप सब जानते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। डेल्टा डेल्टा रहेगा तब भी 0 का डिफरेंस होगा। अब ग्रुप आप चेंज करिएगा तो फिर आपका ग्रुप नंबर 4 में जाइएगा, तब आपका 180 का डिफरेंस आता है। हमारी ग्रुप 1 4 ग्रुप में ट्रांसफार्मर को बांटा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ग्रुप 1 में 0 होता है, ग्रुप 2 में आपका 30, ग्रुप 3 में भी 30 और ग्रुप 4 में 180 का अंतर होता है। कक्षा के दौरान मैंने चर्चा इस पर किया था विद्यार्थी। ट्रांसफार्मर में कौन सा केमिकल हम लोग ब्रीदर में डालते हैं साहब, हम लोग सिलिका जेल डालते हैं, SI। अगर ये नहीं मिला मार्केट में तो CaCl2 डालेंगे।
शुरुआत में जब नमी नहीं सोखा है तो इसका रंग कैसा है, ब्लू कलर का है। नमी सोखता है तो व्हाइटिश पिंक हो जाता है, व्हाइटिश पिंक हो गया, नमी सोखने की क्षमता कम हो गई। 160 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के लमसम हम लोग गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो वाष्प इसका निकलता है सोखा हुआ, फिर इसका रंग ब्लू हो जाता है, यूज कर लेते हैं। बार बार 2 बार 3 बार ऐसा कर दिए तो ये पीला हो जाएगा, पीला हो गया तो पूरी तरह से सड़ गया, बर्बाद हो गया, तब इसको यूज एकदम नहीं कीजिए साथियों। इसके बाहर का कवर ट्रांसपेरेंट होता है ताकि हमको दिखता रहे, नीचे जालीदार संरचना रहती है ताकि हवा अंदर जाए लेकिन उसके साथ धूल कण डस्ट वगैरह खिंचाए नहीं। यह हवा में नमी की मात्रा को आपके तेल के पास पहुंचने से रोकता है। अगर नमी पहुंच जाएगी टंकी के अंदर तो याद रखिए हमारे तेल की डाइलेक्ट्रिक क्षमता, कुचालक क्षमता कमजोर हो जाएगी, और आप ट्रांसफार्मर में 2 उद्देश्य से तेल का प्रयोग करते हैं, पहला कूलिंग के लिए और दूसरा साहब इंसुलेशन के लिए। और आप जानते हैं आपका कूलिंग भी अच्छे से नहीं होगा, तुरंत गर्म हो जाएगा ट्रांसफार्मर का तेल, और साथ ही साथ इंसुलेशन का काम तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसकी कुचालकता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसी से बचने के लिए हम लोग ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। यह हवा खींचता भी है और जब टैंक में हीट बढ़ती है तो आपके हवा को बाहर निकालता भी है। तो लेना, सांस छोड़ना दोनों काम करता है, इसलिए इसको ब्रीदर कहते हैं। क्या हाँ विद्यार्थी जी बताइए। तो हमने क्या बताया है, 1/4 गुना को ही 1/4 कहा है। यहां 4 गुना है, यहां 1/4 है। 4 गुना और 1/4 में अंतर आप नहीं समझ पा रहे हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। 4 गुना का मतलब क्या होता है, गुना में 4। क्या कह रहा है, अर्ध भार पर ताम्र हानि उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में कितनी होगी। ठीक है, तो पूर्ण भार पर हमारी ताम्र हानि कितना हमने मान लिया, W मान लिया। अब पूर्ण भार का तुलना हमने किया तो क्या हो गया, 1/4। अब इसका रेशियो करेंगे, रेशियो जब करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फुल लोड पर जितना है उसका कितना हो रहा है, फुल लोड पर हमारे कॉपर लॉस का 1/4 हो रहा है। उसी आधार पर हमने इसको आंसर लिया है 1/4। अब अगर रेशियो कीजिएगा तो रेशियो किसका कीजिएगा, पीसीयू हाफ लोड अब बटा पीसीयू फुल लोड कीजिएगा तो क्या होगा, पीसीयू हाफ लोड पे 1/4 इंटू डब्ल्यू, पीसीयू फुल लोड पे डब्ल्यू। ऐसी परिस्थिति में क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। दूसरा है, अगर आप ऐसा करिएगा पीसीयू एफ एल बटा पीसीयू एच एल, ऐसी परिस्थिति में W/1/4W। अब इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अब कह रहा है ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में जो पदार्थ का उपयोग होता है कौन सा होता है। हम लोग क्या लेंगे, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हम लोग सीआर जीओएस का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जहां भी प्रयोग करते हैं तो क्या होता है आपका, पतला पतला लेमिनेशन क्या करते हैं साहब, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। याद है ना आपका, लेमिनेशन हमारी 50 हर्ट्ज रहेगी तो कितना रहेगा, 0.35 mm थिकनेस रहेगा। अगर 25 हर्ट्ज रहेगा तो कितना होगा, 0.5 mm का थिकनेस होगा। फ्रीक्वेंसी घटती है, मेरा थिकनेस बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, थिकनेस घटता है। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध आप सब जानते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, और वैद्युतिक रूप से जब जुड़ा नहीं है, ये अलग सर्किट, इसके बीच का जो प्रतिरोध है ये R बराबर अनंत होता है। इस दोनों के बीच का जो फेज अंतर है 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के एंटी फेज में होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर तो R नॉट इक्वल टू अनंत होगा, R का मान कम होगा, शॉर्ट जल्दी करेगी। विद्यार्थी 11 नंबर में आप जो सोच रहे हैं आप उल्टा सोच रहे हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो कि हमारा 1/4 हो जाएगा। हाफ की अपेक्षा फुल देखेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, समझ गए? फुल की अपेक्षा हाफ 1/4, हाफ की अपेक्षा फुल 4 गुना। क्वेश्चन कह रहा फुल की अपेक्षा हाफ की स्थिति बताइए, हाफ की अपेक्षा फुल नहीं कह रहा। इसीलिए किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात कितना है? 10 है। साहब यदि इनपुट सप्लाई 50 हर्ट्ज है तो हमारा साथियों आउटपुट का सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होगा? यह प्रश्न तो आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। फेरा अनुपात दे दे, कुछ भी दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना इनपुट का हमारा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही आउटपुट का होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। चलिए साहब, अधिकतम दक्षता के दौरान तांबे का नुकसान कितना है? एटा मैक्सिमम आपकी है 1000 वाट। जब आपकी ध्यान रखिएगा एटा मैक्सिमम पर यानी इफिशिएंसी मैक्सिमम पर 1000 वाट आपका क्या है? कॉपर का लॉस है। लोहे का नुकसान कितना होगा? स्वाभाविक सी बात है, मैक्सिमम इफिशिएंसी पर हम पीआई को खींच करके किसके बराबर? पीसीयू को हम क्या करते हैं? पीसीयू को खींच करके पीआई के बराबर करते हैं। जब आपका पीसीयू का मान है 1000 और कंडीशन है आपका कौन सा? मैक्सिमम इफिशिएंसी का, तो स्वाभाविक सी बात है आपका कॉपर लॉस भी कितना हो गया होगा? 1000। तो आयरन भी कितना हो गया होगा? 1000। इसलिए उत्तर क्या दे देंगे? 1000। दोनों का मान समान हो जाता है। विद्यार्थी 800 है आपका प्राइमरी, N1 है 800, N2 है 200। ट्रांसफार्मर को 100 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है। V1 है 110 वोल्ट। कितना है? 110 वोल्ट। V2 निकालना है। रिलेशन आप लोग जानते हैं ना, N2/N1 बराबर V2/V1। V2 बराबर V1 × N2 बटा N1। साहेब जी सिंप्लीफाई करके मान को रखते चलिए। V1 के जगह पर क्या लिखिएगा? 110। N2 के जगह पर क्या लिखिएगा? 200। क्या लिखिएगा जी? 200। N1 के जगह पर क्या लिखिएगा साहब? 800। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो गया आपका साहब? 110 बटा 4। क्या मान आ रहा है? 27 कुछ आ रहा होगा, 27 के आसपास आ रहा है। हम लोगों के पास ऑप्शन है नहीं, क्या ले लेंगे? 25 वोल्ट लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।